नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम लोग IATF 16949 2016 के क्लास नंबर 4 जो कि कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, क्लास नंबर 5 जो कि लीडरशिप है और क्लास नंबर 6 जो कि प्लानिंग है, उसके बारे में बात करेंगे। क्लास नंबर 1, 2 और 3 का वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक इस वीडियो के हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। और IATF 16949 2016 एंड ISO 9001 2015 का हमने बेसिक्स का भी वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग क्लास नंबर 4 और 5 और 6 के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं क्लास नंबर 4 की। देखिए, क्लास नंबर जो 4 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें जो पहला क्लास है, जो सब क्लास है, मीन्स 4.1 है, जिसको हम लोग 4.1 भी बोलते हैं, वो है अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कंटेक्स्ट। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी बात करेंगे। अभी सारे जो सब क्लासेस हैं, उनके सारे सब क्लासेस के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। 4.2 क्या है, इंटरेस्टेड पार्टी। 4.3 क्या है, स्कोप है। और 4.3 में एक सब क्लास है 432 करके, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जिसको हम लोग CSR बोलते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। 4.4 क्या है, क्यूमस एंड इट्स रिक्वायरमेंट, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसी में एक सब क्लास है 4412, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट सेफ्टी के बारे में बात करता है, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं 4.1। देखिए 4.1 क्या बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इशूज दैट आर रिलेवेंट टू इट्स पर्पज एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड दैट अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू अचीव द इंटेंडेड रिजल्ट ऑफ इट्स क्यूमस। तो ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन करना है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज जो कि रिलेवेंट होने चाहिए। रिलेवेंट जो इश्यूज हैं, उनके बारे में हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, डिटरमाइन करना है, ठीक है। और जो कि उसके पर्पज और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को क्या कर सकता हो, रिलेवेंट हो, उससे रिलेवेंट हो। अब इसमें क्या होता है, देखिए, जो ये इश्यूज है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स दोनों को कंसीडर करना है हमें, पॉजिटिव फैक्टर और नेगेटिव फैक्टर्स। और जो कंडीशंस फॉर कंसिडरिंग है, वो दोनों के लिए रहेगा। मतलब पॉजिटिव है तो क्या करना है और नेगेटिव है तो क्या करना है। मीन्स अगर इशूज़ पॉजिटिव है तो क्या एक्शन लेना है, और इशूज़ निगेटिव है तो क्या लेना है। इशूज़ अगर पॉजिटिव है तो मतलब हम लोग उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो एक्शन की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बताना कि क्या डाटा उससे रिलेटेड है। इशूज़ अगर निगेटिव है तो उस पर हम लोग रिस्क असेसमेंट करेंगे कि वो इंटरनल इशू है कि वो एक्सटर्नल इशू। अगर इंटरनल इशू है तो उसको हम लोग रिस्क असेसमेंट करेंगे, और एक्सटर्नल है तो वो थ्रेट है, उसमें भी हम लोग रिस्क असेसमेंट करेंगे। तो इंटरनल अगर है तो हमारा क्या है, वो वीकनेस है। एक्सटर्नल है तो थ्रेट है। उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं शॉर्ट एनालिसिस में, ठीक है। दूसरा नोट्स कहता है कि अंडरस्टैंडिंग द एक्सटर्नल कंटेक्स्ट कैन बी फैसिलिटेटेड बाय कंसिडरिंग इशू अराइजिंग फ्रॉम लीगल, मीन्स जो कि लीगल से रिलेटेड इशूज़ है, टेक्निकल से है, कम्पिटिटिव मार्केट से है, और मार्केट से है, कल्चरल से है, सोशल और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से है। इन सब से रिलेटेड जो भी इशूज़ हैं, जो कि इंटरनेशनल, नेशनल या रीजनल और लोकल हैं, वो सारे हमें क्या करना है, वो एक्सटर्नल कंटेक्स्ट में मेंशन करना है। मीन्स लीगल, टेक्निकल, कम्पिटिटिव मार्केट, कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ये सब क्या है, एक्सटर्नल इशूज़ हैं या एक्सटर्नल कंटेक्स्ट है। इंटरनल कंटेक्स्ट क्या क्या है, जो इशूज़ रिलेटेड है वैल्यू, कल्चर, नॉलेज और परफॉर्मेंस से रिलेटेड हैं, वो क्या है, इंटरनल कंटेक्स्ट है। इसका हम डिटेल में जो है अभी एग्जांपल से इसको समझने वाले हैं कि इंटरनल कंटेक्स्ट क्या है, एक्सटर्नल कंटेक्स्ट क्या है, उससे रिलेटेड क्या इशूज़ हैं, उसमें क्या ले रहे हैं हम लोग, क्या एक्शन ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। 4.1 को अगर हम समराइज़ करें तो ये क्या कहता है कि डिटरमाइन दी एक्सटर्नल एंड इंटरनल इशूज रिलेवेंट टू पर्पज एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। तो इन इशूज़ को हमें क्या करना है, मॉनिटर और रिव्यू करना है द इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सटर्नल एंड इंटरनल इशूज आर कंटेक्स्ट। देखिए, अब आपको समझना पड़ेगा कि एक्सटर्नल कंटेक्स्ट क्या है। एक्सटर्नल कंटेक्स्ट क्या था, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, कम्पिटिटिव मार्केट, कल्चरल और सोशल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो अगर इसके विषय में बात करेंगे, वो कौन सा कंटेक्स्ट है, एक्सटर्नल कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल कंटेक्स्ट क्या है इसका, जैसे कि वैल्यूज, कल्चर, नॉलेज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या है, इंटरनल कंटेक्स्ट है या इंटरनल इशूज।
अब हम बात करते हैं एक एग्जांपल से कि ये इंटरनल इश्यूज और एक्सटर्नल इश्यूज क्या क्या है। देखिए, जैसे हम पहला इश्यूज देख रहे हैं। पहला का एक सब इशू है जिसको हम लोग बोले क्वालिटी कंप्लेन। ये क्या है? इशू है। अब ये इशू किससे रिलेटेड है? जो इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? दोनों से रिलेटेड है। क्वालिटी जो कंप्लेंट्स है वो किससे रिलेटेड है? दोनों से। कंप्लेन इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी। ठीक है। कैटेगरी कौन सा है? सोशल है, इकोनॉमिकल है, क्या है? तो ये कैटेगरी क्या है? टेक्नोलॉजिकल है, मीन्स एक्सटर्नल कैटेगरी का है। और डाटा सोर्स इसका क्या है? कस्टमर कंप्लेन रजिस्टर हो गया या कस्टमर कंप्लेन का हिस्ट्री सीट हम लोग बनाते हैं, वो इसका डेटा सोर्स हो गया। वहाँ से हमें पता चल जाएगा। ठीक है। अब इशू हमारे लिए कह रहे हैं पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? कि हमारे पास कस्टमर कंप्लेन क्या है? बहुत कम है या तो ना के बराबर है। तो कस्टमर कंप्लेन क्योंकि हम लोग रिव्यू और मॉनिटरिंग करते हैं पीरियाडिक। ठीक है। वहाँ से डाटा निकल के आ जाएगा क्या कस्टमर कंप्लेन का समरी सीट है, इस ईयर का, लास्ट ईयर का, और करंट में क्या क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। इसका मॉनिटरिंग क्या कर रहे हैं? वीकली कर रहे हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्यूए हेड की। तो ऐसे बहुत सारे इशूज़ हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो क्वांटिटी है उसका वेरिएशन हो रहा है, तो ये इशूज़ क्या है? इंटरनल भी इफेक्ट पड़ेगा इसका। इंटरनल क्या इफेक्ट पड़ेगा कि हमारा अगर मान लीजिए क्वांटिटी हमें 100 की देनी है, हम हमेशा 110 120 क्वांटिटी पैक करके देंगे तो हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हमारा लॉसेस होगा। एक्सटर्नल इशूज़ क्या होगा? कस्टमर को अगर 100 पीस का प्लान बनाने का कर रखा है तो 110 बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पे कस्टमर कंप्लेन रेज कर सकता है। ये इशूज़ क्या होगा? कस्टमर कंप्लेन रजिस्टर में अगर इशूज़ कुछ आता है तो होगा। हालांकि जो कि हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब हमें कभी क्वांटिटी वेरिएशन का इशू हमने अभी रेज नहीं किया है या रेज नहीं हुआ है। अब आगे क्या करना है? इसको वीकली इसका मॉनिटरिंग करता है, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्यूए हेड का। एक अदर एग्जांपल लेते हैं हम लोग जो कि एक्सटर्नल का है। देखिए, सप्लायर ऑडिट स्कोर की बात कर रहे हैं हम लोग। नॉन अडेरेंस ऑफ क्यूमस। सप्लायर इन पे क्यूमस का अडेरेंस नहीं है। ये कैसा है? सप्लायर हमारा क्या है? एक्सटर्नल कंटेक्स है। ठीक है। और टेक्नोलॉजिकल क्या है? उसका कैटेगरी क्या है? टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम लोग। उसका डेटा सोर्स क्या होगा? सप्लायर का ऑडिट करेंगे, वहाँ पे हम बताएंगे ये क्यूमस का अडेरेंस इनका प्रॉपर नहीं है या अडेरेंस नहीं है। और अगर कोई ऐसा है, मतलब अडेरेंस नहीं है, डेटा बेस पे हम जजमेंट देंगे, तो वो क्या होगा? अडेरेंस नहीं है अगर निगेटिव होगा। अगर अडेरेंस है क्यूमस का तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और इसका क्या करते हैं हम लोग? मॉनिटरिंग और रिव्यू मेथड क्या है? फंक्शनल रिव्यू करते हैं, नंबर ऑफ ऑडिट्स के कितने किए हैं, उसमें कितना क्या एनसी मिला है। ठीक है। वो मंथली जो है रिव्यूइंग फ्रिक्वेंसी हमारा क्या है? मंथली है। और कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्यूए हेड है। ठीक है। तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के क्यूए हेड है वो उसके रिस्पॉन्सिबल। तो ऐसे ही इंटरनल और एक्सटर्नल इशूज़ बहुत सारे कंटेक्स्ट के रेफरेंस में हमने बना रखे हैं। जैसे कि इंस्पेक्शन हो गया, इंस्पेक्शन प्रोडक्टिविटी हो गया, और कैलिब्रेशन प्लान का अडेरेंस हो गया, एमएसए प्लान का अडेरेंस हो गया, और भी था। जैसे कि हमारा वारंटी कंप्लेन से रिलेटेड हो गया, कस्टमर ऑडिट स्कोर का इम्प्रूवमेंट से हो गया। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। रिस्पांस टू कस्टमर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी बात हम करेंगे। ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल इशूज़ हैं। अब इशूज़ में क्या क्या है? जैसे क्वालिटी कंप्लेंट्स हो गया, रॉन्ग पैकेजिंग लेबलिंग हो गया, क्वांटिटी का वेरिएशन हो गया, फील्ड फंक्शन फेलियर्स हो गया, ये सारी इशूज़ हैं। प्री असेसमेंट नॉट कंप्लीटेड। ठीक है। इनएडिक्वेट CSR नॉलेज है, डिले इन रूट कॉज एनालिसिस है, डिले इन सिमुलेशन है, डिले इन इम्प्लीमेंटेशन कापा है, डिले इन हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट है। ठीक है। कम्युनिकेशन डिले है। तो ये सारी चीज़ें इशूज़ है। नॉन एडेरेंस ऑफ क्यूमस है, वीकनेस है इन प्रोसेस कंट्रोल में, इंस्पेक्टर फटीग है, और डिले सबमिशन फॉर ड्यू गेज फॉर कैलिब्रेशन, एमएसए प्लान वैसे एक्चुअल नहीं अडेरेंस हो रहा है। ठीक है। इनएडिक्वेट इंस्पेक्टर की स्किल है। तो ये सारे इशूज़ हैं, इनके बारे में हम लोग क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं, बनाते हैं, और इसका एनालिसिस करते हैं, वीकली मंथली रिव्यू करते हैं। ठीक है। जो भी इसकी फ्रिक्वेंसी होती है उसके हिसाब से हम इसका क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी होती है वो उसका क्या करता है? करेक्टिव एक्शन और क्या इशूज़ है उससे रिलेटेड रिस्क असेसमेंट करता है। ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं, इसमें और भी इशूज़ हैं। जैसे कुछ इशूज़ हैं इफेक्टिव इनकमिंग इंस्पेक्शन से रिलेटेड, जैसे डिले हो गया इन JRN का,
जीआरएम नहीं हो रहा है, ठीक है, क्लोजिंग का लाइन स्टॉपेज ड्यू टू आरएम का इशू हो रहा है। और नेक्स्ट है आईक्यू एडिट, जो इंटरनल क्वालिटी एडिट होती है उससे रिलेटेड क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ एडिटर ही नहीं है, ये भी एक इशू है। सिस्टम एडिट प्लान वैसे एक्चुअल नहीं हो रहा है, प्रोसेस एडिट प्लान वैसे एक्चुअल नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट एडिट नहीं हो रहा है, ऑन टाइम नॉन कन्फर्मेंस करेक्टिव एक्शन क्लोजर नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस जो है कस्टमर कंप्लेन आ रहे हैं, कास्ट ऑफ पुअर क्वालिटी की बात कर रहे हैं, व्हीकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये सारे जो है हमारे क्या हैं, इशूज़ हैं। अब सेकंड हम लोग आ जाते हैं 4.2 का सब क्लास में, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी। देखिए अब हम बात करेंगे जो इंटरेस्टेड पार्टी है उसका क्या नीड्स है, क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो उसके विषय में क्या लिखा है स्टैंडर्ड के, ड्यू टू देयर इफेक्ट आर पोटेंशियल इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू कंस्टेंटली प्रोवाइड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट मीट कस्टमर एंड एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन द इंटरेस्टेड पार्टी दैट आर रिलेवेंट टू क्यूमस, द रिक्वायरमेंट ऑफ दीज इंटरेस्टेड पार्टी दैट आर रिलेवेंट टू द क्यूमस। The organization shall monitor and review information about these interested party and their relevant requirement। क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट है ये सब हम एक एग्जांपल से समझने वाले हैं। इंटरेस्टेड पार्टी क्या है, इंटरेस्टेड पार्टी कौन कौन इंटरेस्टेड पार्टी है आपका, ठीक है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें हम लोग उनकी क्या नीड्स है, क्या एक्सपेक्टेशंस है समझने वाले हैं। देखिए लिस्ट ऑफ पोटेंशियल इंटरेस्टेड पार्टी क्या है, पहला है मैनेजमेंट है, बिजनेस पार्टनर है, इन्वेस्टर है, स्टाफ है, वर्कर है, यूनियन है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, चैनल पार्टनर्स हैं, एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर हैं, इंड यूज़र हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, कॉर्पोरेट शेयर सर्विस प्रोवाइडर्स है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, स्टेटरी बॉडीज़ है, जुडिशियरी हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ हैं, पर्टिकुलर स्टेट्स है, सिस्टम सर्टिफिकेशन बॉडीज़ है, कंसल्टेंट्स और ट्रेनर्स जो हैं वो सब भी क्या आते हैं, इंटरेस्टेड पार्टी में आते हैं। मीडिएटर्स हैं, कोई एनी इंडिविजुअल्स जो हैं वो सब इंटरेस्टेड पार्टी में आते हैं, ठीक है, और भी सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड पार्टी में आते हैं। ये हमने पोटेंशियल इंटरेस्टेड पार्टी बात की। देखिए कि एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। ये कंटेक्स्ट हमारा क्या है, कल्चर का, मीन्स ये कैसा है कल्चर, वैल्यू कल्चर किस में आते हैं, ये इंटरनल है। इशूज़ किससे रिलेटेड है, इंटरनल। टीम अप्रोच, देखिए एब्सेंटिज्म एंड लेट अराइवल, तो एक तो गैप क्या है टीम अप्रोच का है, दूसरा क्या है एब्सेंटिज्म एंड लेट अराइवल। तो जो टीम अप्रोच है वो किससे इंटरेस्टेड पार्टी उसका क्या है, एम्प्लॉइज़। लेकिन जो एब्सेंटिज्म एंड लेट अराइवल हो रहा है उससे कौन इंटरेस्टेड पार्टी क्या इफेक्ट पड़ेगा, कस्टमर्स को, ठीक है, उसका टाइम से शेड्यूल नहीं पूरा होगा, टाइम से उसके रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। तो ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल, एम्प्लॉइज़ इंटरनल है, कस्टमर क्या है एक्सटर्नल। दूसरा देखिए कंपिटिटिव मार्केट, ये कैसा है, एक्सटर्नल है। इशूज़ क्या है, प्रोडक्ट का रेट अगर बहुत ज़्यादा होगा तो क्या है, इशू है। इससे इंटरेस्टेड पार्टी क्या है, इसका प्रोडक्ट रेट का मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट क्या है, इंटरनल है। और प्रोडक्ट रेट अगर ज़्यादा होता है इंटरेस्टेड पार्टी, दूसरा कौन है, कस्टमर है, और वो क्या है, कस्टमर एक्सटर्नल है, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरनल और एक्सटर्नल हमें जो है समझना है, कंटेक्स्ट क्या है और इंटरेस्टेड पार्टी क्या। चलिए एक एग्जांपल से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक फॉर्मेट है, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, मीन्स इंटरनल इंटरेस्टेड पार्टी एंड एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टी। देखिए इसमें अगर फॉर्मेट को हम देखें, इंटरेस्टेड पार्टी पहली बात कर रहे हैं हम, कस्टमर है, वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल, कस्टमर क्या है हमारा एक्सटर्नल है इंटरेस्टेड पार्टी। उसकी रिक्वायरमेंट है ऑन टाइम रिस्पॉन्सिवनेस फॉर द क्वेरीज, वो क्या है, उसका नीड है कि एक्सपेक्टेशन है, ऑन टाइम उसको चाहिए, नीड्स है। इसका डाटा सोर्स क्या होगा, कस्टमर मेल हो गया, पोर्टल हो गया, ये सारी चीज़ें। मॉनिटरिंग रिव्यू मेथड क्या है, कस्टमर कंप्लेन का रिव्यू हो गया, वो वीकली कर रहे हो, डेली कर रहे हो, मंथली कर रहे हो, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, क्यों है। दूसरी बात कर रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ दी कंपनी ऑफिशियल फॉर डिस्कशंस, ठीक है। अब ऑफिशियल से नहीं है, ये किसकी रिक्वायरमेंट है, ये नीड्स नहीं है, उसका एक्सपेक्टेशंस है कि लोग अवेलेबल तो होंगे डिस्कशन के लिए। कस्टमर मेल हो गया, पोर्टल हो गया, वर्बल हो गया, ये सारी चीज़ें। DRM डेली रिव्यू मीटिंग, ये वीकली हो रहा है, हेड क्यूए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरा हम लोग रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, मीट दी क्वालिटी रिक्वायरमेंट, मीन्स PPM और कंप्लेंट्स की बात कर रहे हैं। ये क्या है, नीड्स है, क्वालिटी रिक्वायरमेंट मीट करना, नीड मतलब नेसेसरी है,
एक्सपेक्टेशंस मतलब आप करते हो तो अच्छा, नीड मतलब सेल करना, आपको वो नेसेसरी है, करना ही करना है। तो क्वालिटी मीट दी क्वालिटी रिक्वायरमेंट में परफॉर्मेंस हम रिपोर्ट देखते हैं, उसका रिव्यू करते हैं। फंक्शनल रिव्यू या क्वालिटी रिव्यू होता है, मंथली होता है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हेड क्यूए की। इसी में दूसरा एक हम लोग देखते हैं टाइमली सबमिशन ऑफ पार्ट रिवैलिडेशन रिपोर्ट। ये क्या है? कस्टमर की नीड्स है। एनुअल प्लान वर्सेज एक्चुअल रिपोर्ट इसका होता है, उसके बेस पे हम लोग करते हैं। मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेशन एज पर प्लान, ये क्या है? एक्सपेक्टेशन है, प्लान आपने बनाया तो देना ही है, करके देना ही है, ठीक है। पीपैप डॉक्यूमेंट सबमिशन ऑन टाइम, ये क्या है? नीड्स है, ये तो करना ही करना है आपको। इसमें कुछ गैप होगा तो उसका भी हम लोग रिस्क असेसमेंट करते हैं। तो अभी हम लोग क्या बात किए? नीड्स और एक्सपेक्टेशंस की। बहुत सारे नीड्स और भी दिए हैं, जैसे कि हम मार्केट में बात करें, कस्टमर का रिलेशनशिप हो गया, रिस्पांस टू कंप्लेंट्स हो गया, न्यू प्रोडक्ट इंस्पेक्शन हो गया। देखिए न्यू प्रोडक्ट इंस्पेक्शन सपोर्ट्स, ये क्या एक्सपेक्टेशंस है। कस्टमर ऑडिट कोऑर्डिनेशन, ये क्या एक्सपेक्टेशंस है। R&D और पी से रिलेटेड कुछ हैं इशूज। देखिए कंट्रीब्यूशन इन CFT हो गया, एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन टाइमली इवोल्यूशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, दैट इज़ नीड। और टाइमली कंप्लीशन ऑफ न्यू मोल्ड या मेटल्स ब्लैंक्स, जो भी इंस्पेक्शन है वो नीड्स है। और कुछ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जैसे कि नो लाइन स्टॉपेज ड्यू टू मेटल ब्लैंक्स या रॉ मटेरियल की शॉर्टेज से, ये क्या है? नीड्स है। एक्सपेक्टेशंस क्या है? टाइमली कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, टाइमली इंस्पेक्शन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। कुछ सप्लायर के लिए है, देखिए उनकी क्या नीड्स है, क्या एक्सपेक्टेशंस है। सप्लायर से रिलेटेड क्या है? टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम, मान लीजिए आपका कोई कंपनी है, वहाँ से टेक्निकल सपोर्ट हो, वो एक्सपेक्टेशंस है। सपोर्ट फ्रॉम सिस्टम अपग्रेडेशन, ये एक्सपेक्टेशंस है। सपोर्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक्सपेक्टेशंस है। सपोर्ट फ्रॉम, मान लीजिए कि न्यू प्रोडक्ट आपका कुछ है, उसका क्वालिटी इशू है, वो क्या है? एक्सपेक्टेशंस है। कहीं ऐसे सपोर्ट, आपको सपोर्ट फंक्शन है। सर्विस प्रोवाइडर का है, ऑन टाइम कोई PO रिलीज हो रहा है तो क्या एक्सपेक्टेशंस है। आइडेंटिफिकेशन एंड ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, वो क्या है? नीड्स है। तो आप हमने नीड्स और एक्सपेक्टेशन की बात कर ली। इसके डिटेल हम लोग 6.1 में जब डिस्कशन करेंगे रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, तो वहाँ पे भी हम लोग दोबारा बात करेंगे नीड्स और एक्सपेक्टेशंस की। मतलब हम SWOT एनालिसिस जब करेंगे तो दोबारा से हम लोग नीड और एक्सपेक्टेशन की बात। देखिए अभी हम 4.3 की बात करते हैं, जिसको हम लोग 4.3 भी बोलते हैं, डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ क्यूमस। क्यूमस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, सिस्टम टू मैनेज क्वालिटी। व्हाट आर द स्कोप? स्कोप टू इंक्लूड सपोर्टिंग फंक्शंस वेदर ऑन साइट और रिमोट, सच एज डिज़ाइन सेंटर, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। देखिए ये कह रहा है कि जो सपोर्ट फंक्शन है वो जैसे कि रिमोट हो या साइट पे हो, जैसा भी हो, उनके लिए जो सपोर्ट फंक्शन है उसको क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि डिज़ाइन सेंटर हो गए, जैसे कि कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हो गए, तो वे इनके सपोर्ट फंक्शन काम करते हैं। ये इंक्लूडेड है स्कोप में। जो स्कोप हमने बेसिक्स में बता रखे हैं उसके अलावा भी ये क्या है? इंक्लूडेड है स्कोप में, ये भी नेसेसरी है। कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट 432। कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या होता है, जो कि हम CSR भी बोलते हैं, वो जो भी रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की, कस्टमर सप्लायर क्वालिटी एश्योरेंस मैनुअल होता है, मीन्स कस्टमर का मैनुअल होता है, उसमें जो भी PPAP APQP की रिक्वायरमेंट रहती है सारी, वो गिवन रहती है। मीन्स CSR में सारी रिक्वायरमेंट, CSR की सारी रिक्वायरमेंट जो कस्टमर का मैनुअल होता है उसमें गिवन रहता है, हमें वो फुलफिल करना होता है। 4.3 में आगे हम बात करते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन द बाउंड्रीज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम टू एस्टेब्लिश इट्स स्कोप। व्हेन डिटरमाइनिंग दिस स्कोप, द ऑर्गेनाइजेशन शैल कंसीडर एक्सटर्नल एंड इंटरनल इशूज रिफर्ड इन to the in 4.1 and requirement of relevant interested party, that is 4.2, the product and services of its organization. The organization shall apply all the requirement of this international standard if they are applicable within the determined scope of its QMS. 4.3 में आगे बोल रहे हैं सपोर्ट फंक्शन वेदर ऑन साइट, जैसा कि हमने बात किया, ऑन साइट और रिमोट, चाहे कि वो ऑन साइट हो चाहे रिमोट के लिए हो, सच है डिज़ाइन सेंटर, जैसा कि डिज़ाइन सेंटर क्या है? सपोर्ट फंक्शन है। कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स है, वो क्या है? सपोर्ट फंक्शंस है। एंड डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स है, वो भी क्या है? सपोर्ट फंक्शन। दैट कैन बी इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ QMS. The only permitted exclusion for this automotive standard
रिलेट्स टू द प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट। मीन ये जो एक्सक्लूजन आप ले सकते हो किसके लिए? प्रोडक्ट डिज़ाइन और डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट के लिए विथ इन ISO 9001 सेक्शन 8.3 में गिवन है। दी वो हम डिटेल में जब 8 क्लास में जाएंगे वहाँ पे बात करेंगे। अभी यहाँ पे हम समझ लेते हैं परमिटेड एक्सक्लूजन क्या है। इस ऑटोमोटिव क्यूमर्स के लिए क्या है? प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, इसमें हम एक्सक्लूजन ले सकते हैं। बट हम जो एक्सक्लूजन है इसको हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन में नहीं ले सकते। मतलब प्रोडक्ट डिज़ाइन में ले सकते हैं बट प्रोसेस डिज़ाइन में हम लोग नहीं ले सकते। दी एक्सक्लूजन शैल बी जस्टिफाइड एंड मेंटेन है डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंटेड होगा। और जो परमिटेड एक्सक्लूजन है वो हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन। मीन्स जो भी एक्सक्लूजन है वो हम प्रोडक्ट की डिज़ाइन में ले सकते हैं, उसके डेवलपमेंट में ले सकते हैं, बट हम प्रोसेस के जो डिज़ाइन है उसमें हम लोग एक्सक्लूजन नहीं हो तो हमें करना ही करना। प्रोसेस डिज़ाइन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। 4.4 में एक सब क्लास है 4.1 करके, द ऑर्गेनाइजेशन शैल इस्टेब्लिश implement, maintain and continual improve QMS including the process needed and their interaction in according with the requirement of this standard, international standard। पहला है इसमें ए है determine the inputs required and outputs expected from these processes। इनपुट आउटपुट किसमें होता है? रिक्वायरमेंट। इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट, इसका मतलब ये बात कर रहा है टर्टल डायग्राम जिसमें क्या है? इनपुट और आउटपुट्स है। दूसरा बात कर रहे हैं डिटरमाइन द सीक्वेंस एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ दीज प्रोसेसेस। ये जो प्रोसेसेस हैं, जो कि आपका जो भी प्रोसेस है, आरएम का इंस्पेक्शन हुआ, रिसिप्ट हुआ, इंस्पेक्शन हुआ, स्टोरेज हुआ, आरएम का इशू हुआ और उसको आप जो भी लाइन पे इशू करते हैं वहाँ पे उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो पार्ट का इंस्पेक्शन होता है, ये सारे जो प्रोसेस हैं, इंस्पेक्शन, पैकिंग, डिस्पैच, ये सारे प्रोसेस क्या हैं? इनका सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। मतलब एक प्रोसेस का दूसरे प्रोसेस से क्या इंस्ट्रक्शंस है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, ठीक है। डिटरमाइन एक प्रोसेस का कितने लोगों से इंस्ट्रक्शंस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जाती है, तो इसका भी एक डॉक्यूमेंटेशन होता है। डिटरमाइन एंड अप्लाई द क्राइटेरिया एंड मेथड इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग एंड मेजर एंड रिलेटेड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अप्लीकेबल जो KPIs होती हैं उसका हम लोग क्या करना है? मॉनिटरिंग करना, मेजरमेंट करना है। नीड टू इंश्योर दैट इफेक्टिव ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ दीज प्रोसेसेस। 4.4 में आगे बात करते हैं डिटरमाइन द रिसोर्सेज नीडेड फॉर दीज प्रोसेस एंड इंश्योर देयर अवेलेबिलिटी। जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो भी डिटरमाइन करेंगे हम। असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर दीज प्रोसेसेस, उसके लिए भी हम करते हैं। उसमें क्या, किसकी रिस्पॉन्स, मतलब जो भी हम मैनुअल प्रोसीजर बनाते हैं। 4.4 किसकी बात करता है? क्यूमस एंड इट्स प्रोसेसेस, मतलब मैनुअल और प्रोसीजर की बात कर रहा है। तो जो भी हम मैनुअल और प्रोसीजर बनाते हैं उसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेंशन करते हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी अथॉरिटी है वो मेंशन करते हैं। एड्रेस द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, मीन्स क्या रिस्क और अपॉर्चुनिटी है वो भी डिटरमाइन करते हैं। इवैल्यूएट दीज प्रोसेसेस एंड इम्प्लीमेंट एनी चेंजेस नीडेड टू इंश्योर दैट दीज प्रोसेसेस अचीव देयर इंटेंडेड रिजल्ट। तो इम्प्रूव एंड नेक्स्ट क्या है? इम्प्रूव द प्रोसेसेस एंड द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। प्रोसेसेस को क्या करना है? इम्प्रूव करना। तो हमने अभी बात किया 4.4 की। देखिए 4.4 क्या बात करता है? मैनुअल, प्रोसीजर और टर्टल डायग्राम की बात कर रहा है, ठीक है। और सिक्वेंशियल जो इंस्ट्रक्शंस है प्रोसेसेस का उसकी बात कर रहा है। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट हम लोग बनाएंगे 4.4 में? हम लोग बनाएंगे टर्टल डायग्राम सारे प्रोसेस का हम लोग क्या बनाएंगे? मैनुअल बनाएंगे। और क्या बनाएंगे हम लोग? एक एक प्रोसेस का हम लोग सारे प्रोसेस का प्रोसीजर बनाएंगे। तो मैनुअल तो कंबाइंड बन जाता है सबका, सारी जो रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की और जो IATF की रिक्वायरमेंट है, ISO 9000 की रिक्वायरमेंट वो मैनुअल में इंक्लूडेड हो जाएगी, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। प्लस अब आपको हर एक प्रोसेस का क्या बनाना है? प्रोसीजर बनाना है। मीन्स जैसे कि आपको MR के क्या डॉक्यूमेंट्स है, MRM हुआ, आपका मान लीजिए इंटरनल ऑडिट्स हुआ, ठीक है, उसका प्लान हुआ, उसका शेड्यूल हुआ, उस ऑडिट का ऑब्जर्वेशन हुआ, ऑडिट का रिपोर्ट हुआ, वो सारे डॉक्यूमेंट हो गए MR से रिलेटेड। ऐसे क्वालिटी से हो गया, क्वालिटी का कैलिब्रेशन हो गया, रिसिप्ट इंस्पेक्शन हो गया, उसका पेट्रोलिंग हो गया, सेटअप हो गया, ऐसे उसका PDI हो गया, उसका लेआउट हो गया, SPC MS से, ठीक है, प्रोसेस ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट, ये सारी चीज़ें जो है उससे रिलेटेड हो गई। सिस्टम ऑडिट जैसे MR का हो गया, प्रोसेस प्रोडक्ट्स MR में ही आ जाता है। ऐसे ही NPT का हो गया, NPT का डेवलपमेंट प्लान हो गया, उसका PPAP हो गया,
उसके जो कस्टमर का जो माइलस्टोन है वो सारी चीज़ें वहाँ पे हो गया, और उसका फेज वाइज जो है जो कि काफ होता है वो सारी चीज़ें आ गई। अब ऐसे ही हम लोग बात करते हैं अगर मार्केटिंग का, मार्केटिंग स्कोर कार्ड आ जाता है, कस्टमर की रेटिंग आ जाती है, डिलीवरी रेटिंग, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। तो ऐसे हमें सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है मतलब जो प्रोसीजर है वो हमें बनाने होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग 4.4 to the extent necessary an organization shall maintain documented information to support the operation of its processes and retain, मतलब मेंटेन भी करना है, बनाना भी है और रिटेन करना है जो उसका रिकॉर्ड है, रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन टू हैव कॉन्फिडेंस दैट द प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट एज पर प्लान। ठीक है, तो उसका डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को क्या करना है, रिटेन भी करना और मेंटेन बनाना भी और रखना, रिकॉर्ड भी रखना। इसी में एक सब क्लास है 4412 करके, प्रोडक्ट सेफ्टी जिसको बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट सेफ्टी रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू इंक्लूड द फॉलोइंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। जो भी प्रोडक्ट सेफ्टी की रिक्वायरमेंट होती है वो आपके कंट्रोल प्लान और FMEA में गिवन रहती है। तो आइडेंटिफाई द identification of statutory and regulatory requirement, product safety requirement, customer notification of requirement, and special approval of design FMEA, identification of product safety related characteristic, identification and control of safety related characteristic of product and at the point of manufacture, special approval of control plan and process FMEA। देखिए जो भी आपकी प्रोडक्ट सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है वो आपके कंट्रोल प्लान में मेंशन रहता है, जैसे कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हो गया, फिट फंक्शन परफॉर्मेंस, सेफ्टी रिलेटेड हो गया, गवर्नमेंट रेगुलेटरी से रिलेटेड हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहती है। अब हम बात करते हैं क्लास नंबर 5 की। क्लास नंबर 5 क्या बोलता है, लीडरशिप। देखिए क्लास नंबर जो 5th है उसमें क्या है, पहला एक सब क्लास है 5.1 है, 5.1 हम बोलते हैं उसको, लीडरशिप एंड कमिटमेंट। इसी में एक और सब क्लास है 511 करके, 111 कोऑपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें 5112 प्रोसेस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी है, और इसी में एक सब क्लास और है 5113 जिसको हम लोग प्रोसेस ओनरशिप की बात करेंगे जिसमें, और एक इसी में सब क्लास है 512 करके कस्टमर फोकस। तो हम लोग 51 में जो सब क्लासेज हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, 512 है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। देखिए 52 में क्या है, 52 बताता है पॉलिसी के बारे में। इसमें सब क्लास है 521 करके, स्टेबलाइजिंग द क्वालिटी पॉलिसी, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले, क्वालिटी पॉलिसी कैसे बनाते हैं, क्या कमिटमेंट है उसमें। 5.3 में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, उसके बारे में बात करेंगे, रोल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। देखिए अब हम लोग पहले क्लास की बात करते हैं, 5.1 की बात करते हैं। पहले 5.1 क्या है, लीडरशिप एंड इट्स कमिटमेंट। इसमें एक सब क्लास है 511 करके, जनरल, टॉप मैनेजमेंट शैल डेमोन्स्ट्रेट लीडरशिप एंड कमिटमेंट विद द रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। डिमॉन्स्ट्रेट करता है क्या करने के लिए, पहला टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्यूमस। क्यूमस का जो इफेक्टिवनेस है उसकी अकाउंटेबिलिटी जो लेता है वो क्या है, लीडरशिप। दूसरा क्या है, इंश्योरिंग डेट क्यूमस पॉलिसी, क्वालिटी पॉलिसी एंड क्वालिटी ऑब्जेक्टिव आर एस्टेब्लिश फॉर द क्यूमस एंड आर कंपैटिबल विद द कंटेक्स्ट एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इंश्योर करता है कि क्वालिटी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्या है, एस्टेब्लिश है क्यूमस के लिए। और तीसरा क्या है, इंश्योर करता है इंटीग्रेशन ऑफ द क्यूमस रिक्वायरमेंट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस प्रोसेसेस। प्रमोट करता है द यूज ऑफ प्रोसेस अप्रोच एंड रिस्क बेस्ड थिंकिंग के लिए। इसमें नेक्स्ट है ई, इंश्योरिंग दैट द रिसोर्सेज नीडेड फॉर द क्यूमस आर अवेलेबल। वो इंश्योर करता है कि जो रिसोर्सेज क्यूमस के लिए चाहिए अवेलेबल है कि नहीं। और नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट एंड ऑफ कंफर्मिंग टू द क्यूमस रिक्वायरमेंट्स। वो कम्युनिकेट करता है कि इम्पॉर्टेंस क्या है इफेक्टिव क्यूमस के लिए, और कंफर्म करता है क्यूमस की रिक्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट है क्या है, इंश्योरिंग दैट द क्यूमस अचीव इट्स इंटेंडेड रिजल्ट। वो इंश्योर करता है इसका इंटेंडेड रिजल्ट के बारे में, क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है उसके बाद। नेक्स्ट है इंगेजिंग डायरेक्शन एंड सपोर्टिंग पर्सन टू द कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिव ऑफ क्यूमस। तो
इंगेज भी करता है, डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्या है, प्रमोटिंग इम्प्रूवमेंट, मीन्स इम्प्रूवमेंट को प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्या है, सपोर्टिंग अदर रिलेवेंट मैनेजमेंट रोल टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर लीडरशिप एंड इट्स अप्लाई टू देयर एरिया ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए इसी में एक सब क्लास है 5111 करके, 5.1.1.1.1, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, 5 कोऑपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये IATF की रिक्वायरमेंट है। एज ए मिनिमम, एट ए मिनिमम एन एंटी ब्राइबरी पॉलिसी, एंटी ब्राइबरी की क्या पॉलिसी है उसके बारे में बात करता है, कोऑपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा क्या है, एज एम्प्लॉय कोड ऑफ कंडक्ट, क्या है एम्प्लॉय का कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे होगा, कैसे बात करना है, कैसे लोगों से जो है डीलिंग करनी है वो। एंटी ब्राइबरी हो गया आपका, करप्शन की बात करता है, ठीक है, उन सब के बारे में बात करता है, उसमें डिटेल दिया है। एथिक्स एस्केलेशन पॉलिसी है जिसको हम लोग विसल ब्लोइंग बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में डिटेल में क्या है, हमें HR जो होता है, जो हमारा कॉर्पोरेट HR होता है, उसके पास ये पॉलिसी रहनी चाहिए और हमारे जो HR हैं उनके पास भी इसकी कॉपी होनी चाहिए। और इसकी ट्रेनिंग जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं, ज्वाइन करते हैं, नए एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं, जो पुराने होते हैं, सबको पता होना चाहिए एंटी ब्राइबरी पॉलिसी क्या है, एम्प्लॉय का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, एथिक्स एस्केलेशन पॉलिसी क्या है, जिसको हम लोग विसल ब्लोइंग भी बोलते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको एक समराइज कर रहा है डायग्राम के माध्यम से। टॉप मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई प्रोसेस ओनर फॉर मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस एंड रिलेटेड आउटपुट। प्रोसेस ओनर क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग देयर रोल्स एंड बी कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म दोज रोल्स। नेक्स्ट इसमें है 511 कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में, द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन एंड इम्प्लीमेंट corporate responsibility policies included at a minimum and anti bribery policy, जैसा कि हमने बात किया, एंड एम्प्लॉय कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स एस्केलेशन जो विसल ब्लोइंग पॉलिसी थी, और समराइज हमने वहाँ पे कर दिया था ऑलरेडी। इसी में एक सब क्लास है प्रोसेस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। देखिए प्रोसेस इफेक्टिवनेस क्या होता है एंड एफिशिएंसी। प्रोसेस इफेक्टिवनेस क्या है, जो भी आपको प्लान दिया गया, जो भी आपको टारगेट दिया गया, आपने कंप्लीट कर लिया, उसको क्या बोलेंगे, प्रोसेस इफेक्टिवनेस। प्रोसेस इफिशिएंसी क्या है, इफिशिएंसी है कि आपने जो टारगेट कंप्लीट किया, जो आपने आउटपुट बनाया, उसको बनाने में इनपुट कितना यूज हो। जहाँ पे रिसोर्सेज की बात करें, इनपुट की बात करें, वो क्या है, इफिशिएंसी। इस आउटपुट को बनाने में कितना आपने इनपुट यूज़ किया, मीन्स मैन मशीन मटेरियल मेथड क्या यूज़ किया आपने, उसका क्या कॉस्ट है, उसकी क्या वैल्यू, और ये आउटपुट के रेफरेंस में उसकी क्या वैल्यू है, कितना आपने उसका इनपुट यूज़ किया, वो आपका क्या है, इफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस क्या है, आपका टारगेट जो था या जो आपका प्लान था वो एक्चुअल हो गया, आपने वो डन कर दिया, वो क्या है, इफेक्टिवनेस, ठीक है। कितना इनपुट यूज किया वो उसकी बात नहीं करता है इफेक्टिवनेस। टॉप मैनेजमेंट शैल रिव्यू द प्रोडक्ट रियलाइजेशन प्रोसेस। रियलाइजेशन क्या है, NPD की बात है। रियलाइजेशन प्रोसेस एंड सपोर्ट processes to evaluate and improve their effectiveness and efficiency. The result of the process review activity shall be included as input to the management review. जो management review meeting होता है उसका एज ए इनपुट हम लोग यूज करते हैं। प्रोसेस ओनर्स, देखिए 5113 क्या बात करता है, प्रोसेस ओनर्स की बात करता है। प्रोसेस ओनर्स कौन आइडेंटिफाई करता है, टॉप मैनेजमेंट शैल आइडेंटिफाई प्रोसेस ओनर हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। अब ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोसेस है उसको मैनेज करने के लिए टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, प्रोसेस ओनर्स को डिफाइन करता है कि ये जो व्यक्ति हैं ये क्वालिटी को प्रोसेस देखेंगे, दूसरा जो व्यक्ति हैं वो क्या देखेंगे, प्रोडक्शन का, तीसरे क्या है वो मार्केटिंग, चौथे क्या है वो आपका HR देखेंगे। ऐसे ही टॉप मैनेजमेंट प्रोसेस ओनर्स को असाइन करता है, आइडेंटिफाई करता है। Process owners shall understand their roles and be competent to perform those roles. तो उनको अपने रोल को समझना चाहिए और उसको परफॉर्मेंस करने के लिए उनके पास वो कम्पिटेंसी होनी चाहिए, ठीक है। ISO 9001 जो सेक्शन 72 है इसकी कम्पिटेंसी की बात करता है, वहाँ पे ये गिवन
512 एक सब क्लास है 512 कस्टमर फोकस। देखिए कस्टमर हम फोकस कैसे कर सकते हैं, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना, कस्टमर को जो भी हमें अप्लीकेबल कस्टमर एंड अप्लीकेबल स्टेटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जो डिटरमाइंड है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको कंसिस्टेंटली क्या करना, मीट करना, मतलब कंसिस्टेंट हमको उसको मीट भी करना है, अंडरस्टूड करना है और डिटरमाइंड भी करना है। दूसरा क्या है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी दैट कैन अफेक्ट conformity of the product and services and the ability to enhance customer satisfaction are determined and addressed। क्या उससे रिस्क है, क्या उसमें अपॉर्चुनिटी है, वो सारी हमें एड्रेस करना है, बनाना है। फोकस ऑन इन्हेंसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज मेंटेन्ड, उसका क्या स्कोर कार्ड है, उसको कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें उस पर फोकस करना है। नेक्स्ट है एक सब क्लास 5.2 जिसको हम लोग 5.2 बोल रहे हैं, पॉलिसी। पॉलिसी में एक सब क्लास है 5.1 स्टेबलाइजिंग दी क्वालिटी पॉलिसी, उसकी बात हम लोग करते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, क्वालिटी पॉलिसी को स्टेबलाइज करना है। कौन रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी पॉलिसी के लिए? टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट शैल स्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन ए क्वालिटी पॉलिसी दैट इज अप्रोप्रिएट होना चाहिए एंड टू द पर्पस एंड कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पर्पस के लिए और कंटेक्स्ट के ऑर्गेनाइजेशन में, एंड सपोर्ट इट्स स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। तो आपको क्या है, जो भी क्वालिटी पॉलिसी होगी वो क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए और मीट करना चाहिए पर्पस और कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और सपोर्ट्स इट स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। प्रोवाइड करता है क्वालिटी पॉलिसी ए फ्रेमवर्क फॉर सेटिंग क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। जो भी पॉलिसी होगा उससे क्या क्वालिटी ऑब्जेक्टिव निकल के आती है, आपकी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव उसे मीट कर रही है कि नहीं, वो भी एक फ्रेमवर्क उसमें होना चाहिए। इंक्लूड एक कमिटमेंट, वो जो पॉलिसी आप बनाओगे उसमें एक कमिटमेंट होना चाहिए कि सेटिस्फाई ऑल अप्लीकेबल रिक्वायरमेंट। जो भी अप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें क्या होना चाहिए, कमिटमेंट उसमें मेंशन होना चाहिए उस क्वालिटी पॉलिसी में। उसी में एक इंक्लूड और होगा कमिटमेंट कि जो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट है क्यूमस से रिलेटेड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, मीन्स कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट वर्ड भी उसमें हमें मेंशन करना है। अब 5.2 की बात करते हैं, कम्युनिकेटिंग दी क्वालिटी पॉलिसी। अब क्वालिटी पॉलिसी आपकी बन गई, ये सारे कमिटमेंट आपने डाल दिए और जो उसका फ्रेमवर्क था वो भी आपने बना दिया, उसमें क्या डालना था, क्या पर्पज है आपका, क्या कंटेक्स्ट है, वो आपने सब उसमें मेंशन कर दिया। अब 5.2 बात करता है कम्युनिकेटिंग दी क्वालिटी पॉलिसी। इसको कम्युनिकेट करता है दी क्वालिटी पॉलिसी शैल बी अवेलेबल होना चाहिए, कहाँ पे, मेंटेन ए डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, मतलब इसका क्या है, एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए जिसका नंबर होगा, कहीं पे डिस्प्ले करते हो तो कब किस डेट में ये क्वालिटी पॉलिसी बनी है, कब ये रिवीजन हुआ, वो सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। दूसरा क्या है, बी कम्युनिकेटेड होना चाहिए, अंडरस्टूड एंड अप्लाइड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनको जो है समझ में आना चाहिए और उन सबको पता होना चाहिए। बी अवेलेबल टू रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टी, जो इंटरेस्टेड पार्टी हमारे हैं, जो अभी हमने बात किया 4.2 में, उन सब के लिए अवेलेबल होना चाहिए। मतलब आप ऐसी जगह उसको डिस्प्ले करो जो कि सब लोगों के लिए वो क्या हो, अवेलेबल हो। नेक्स्ट क्या है, 5.3 है ऑर्गेनाइजेशन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी की बात करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, 5.3 की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी की बात करता है। टॉप मैनेजमेंट शैल इंश्योर दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, टॉप मैनेजमेंट इंश्योर कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर द रिलेवेंट रोल्स आर असाइन्ड, कम्युनिकेटेड एंड अंडरस्टूड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन में है सब लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए और उनको समझ में भी आना चाहिए उनकी क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अथॉरिटी। जैसे कि मान लीजिए कि कोई क्वालिटी का पर्सन है तो उसको पता होना चाहिए कि उसका क्या रोल है, उसका रोल क्या है। मान लीजिए वो प्रोसेस क्वालिटी देख रहा है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोसेस का सेटअप बनाना, पेट्रोलिंग करना, उसकी क्या अथॉरिटी है, वो अप्रूवल कर सकता है कि नहीं, क्या वो प्रोसेस का इंचार्ज है कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें क्या है, सबको पता होना चाहिए और सबको समझ में भी आना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट शैल असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर इंश्योरिंग दैट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कन्फर्म टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंश्योरिंग दैट द प्रोसेसेस आर
delivering their intended outcome. Reporting on the performance of QMS and an opportunity for improvement, in particular to top management, ensuring that promotion of customer focus throughout the organization, ensuring that integrity of the QMS is maintained when changes to QMS are planned and implemented. जो भी changes है वो सारे क्या होने चाहिए, maintain होने चाहिए. नेक्स्ट इसी में है सप्लीमेंटल. जो भी सप्लीमेंटल वर्ड लिखा है वो किसके लिए है, IATF के लिए. ऑर्गेनाइजेशन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी सप्लीमेंटल, मतलब IATF का ये स्पेशल रिक्वायरमेंट है. टॉप मैनेजमेंट शैल असाइन पर्सनल विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू इंश्योर दैट कस्टमर रिक्वायरमेंट क्या हो, मीट कर रहा हो. तो दूसरा क्या हो, दीज असाइनमेंट शैल बी डॉक्यूमेंटेड. ये क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए. दिस इंक्लूड बट इज नॉट लिमिटेड टू सिलेक्शन ऑफ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, सेटिंग ऑफ क्वालिटी ऑब्जेक्टिव. जैसे कि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव का सेटिंग हुआ, कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक आप सेट कर रहे हो, फिट फंक्शन, परफॉर्मेंस, सेफ्टी और लीगल रिक्वायरमेंट. करेक्टिव एक्शन कुछ ले रहे हो आप, रिलेटेड ट्रेनिंग्स दे रहे हो, प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हो, प्रोडक्ट डिज़ाइन और डेवलपमेंट कर रहे हो, कैपेसिटी एनालिसिस कर रहे हो, लॉजिस्टिक का कुछ इंफॉर्मेशन है, कस्टमर का स्कोर कार्ड है, कस्टमर पोर्टल्स की कुछ रिक्वायरमेंट है. तो ये सारी चीज़ें क्या होना चाहिए, टॉप मैनेजमेंट असाइन करता है पर्सन को. रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट एंड करेक्टिव एक्शन, इसमें सब क्लास है 532. कहता है कि टॉप मैनेजमेंट शैल इंश्योर दैट पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्फर्मिटी टू प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट हैव द अथॉरिटी टू स्टॉप शिपमेंट एंड स्टॉप प्रोडक्शन टू करेक्ट क्वालिटी प्रॉब्लम. टॉप मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल हैं प्रोडक्ट की कन्फर्मिटी के लिए, ओके बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको अथॉरिटी है, जैसे कि वो क्वालिटी पर्सन कोई हो, उसको अथॉरिटी है कि वो शिपमेंट को रोक सकता है और प्रोडक्शन को भी रोक सकता है क्वालिटी प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए. तो अभी अथॉरिटी में इन्हेंसमेंट किया गया है. जो भी क्वालिटी पर्सन या क्वालिटी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको ये अथॉरिटी में इन्हेंसमेंट किया गया है कि वो शिपमेंट को रोक सकता है, प्रोडक्शन को रोक सकता है क्वालिटी प्रॉब्लम के लिए, क्वालिटी प्रॉब्लम को करेक्ट कराने के लिए. नेक्स्ट है इसी में Due to the process design in some industries, it might not always be possible to stop production immediately. In this case, the affected batch must be contained and shipment to the customer prevented. तो prevented किया जाता है, रोका जाता है. दूसरा है इसी में person with the authority and responsibility for corrective action are promptly informed of products and processes that do not conform to the requirement to ensure that non-conforming product is not shipped to customer. ठीक है, and that all potential non-conforming product is identified is and contained production operation across all shift are stopped with the person in charge of or delegated responsibility for ensuring conformity to products requirements. अब हम लोग बात करते हैं, देखिए ऑर्गेनाइजेशन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी से कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव एक वर्ड होता था, CR बोलते थे, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव, या हम लोग MR बोलते थे, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव. तो ये वर्ड क्या हुए, अभी रिमूव हो गए. बट द रिक्वायरमेंट आर सेम बट मेड मोर क्लियर. तो अभी ये वर्ड क्या हो गए, MR मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव होते थे, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव होते थे, ये वर्ड क्या हुआ, रिमूव हो गया. बट द रिक्वायरमेंट क्या है उसका और क्लियर है कि सिलेक्शन ऑफ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक. अब और दूसरा जैसे सेटिंग क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हो गए, कुछ रिलेटेड ट्रेनिंग्स हो गए, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस हो गए, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट हो गए. तो अभी भी ये सारी रिक्वायरमेंट वही देख रहे हैं, बट ये वर्ड क्या हुए, रिमूव हो गया. प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, कैपेसिटी एनालिसिस, लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन, कस्टमर स्कोर कार्ड एंड कस्टमर पोर्टल्स. नेक्स्ट इसमें बात कर रहे हैं हम लोग 532 जो था रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट एंड करेक्टिव एक्शन. तो हमने बात किया था कि स्टाफ शिपमेंट का, तो उसी को समराइज कर रहे हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी हैज़ बीन रिप्लेस विद प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट एंड करेक्टिव एक्शन. दूसरा अथॉरिटी हैज़ बीन इंक्लूडेड स्टाफ शिपमेंट या स्टाफ प्रोडक्शन. तो अभी ये अथॉरिटी में इन्हेंसमेंट किया गया. अब हम लोग बात करते हैं 6 क्लास की, प्लानिंग.
देखिए इसमें पहला सब क्लास है 6.1 रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। व्हाट आर द रिस्क, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी। हमने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर रखा है IATF के बेसिक्स में, बट इसको यहाँ पे भी हम दोबारा देखने वाले हैं डिटेल में, इसके रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंटेशन हम लोग बनाते हैं। 6.1.2.1 इसी में सब क्लास है, रिस्क एनालिसिस है, और इसी में एक 6.1.2.2 है जो प्रिवेंटिव एक्शन है, एक सब क्लास है 6.1.2.3 जो कंटीजेंसी प्लान है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। 6.2 बोलता है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव देम। 6.3 है प्लानिंग ऑफ चेंजेस। तो अभी हम बात करने वाले हैं 6.1 की बात करते हैं, एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। व्हाट आर द रिस्क। देखिए रिस्क क्या होता है, कोई भी अनसर्टेनिटी हो जो कि आउटकम का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिस्क बोलते हैं। रिस्क कभी जीरो नहीं हो सकता है। अगर रिस्क आपका पॉजिटिव होता है तो वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। अब कोई भी रिस्क है उसके लिए हम लोग उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं। देखिए 6.1.1 इस सब क्लास है, वो क्या बोलता है, व्हेन प्लानिंग फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम द ऑर्गेनाइजेशन शैल कंसीडर द इशूज रिफर टू 4.1 एंड रिक्वायरमेंट रिफर टू 4.2 एंड डिटरमाइन द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी दैट नीडेड टू बी एड्रेस्ड टू। इसके डिटेल में हमने एक एग्जांपल से अभी हम समझ लेंगे 6.1 में क्या रिक्वायरमेंट है। पहला इसमें बोलता है ए गिव्स एश्योरेंस दैट द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैन अचीव एंड इट्स इंटेंडेड रिजल्ट्स। दूसरा है इनहेंस डिजायरेबल इफेक्ट। तीसरा है प्रिवेंट रिड्यूस अनडिजायर्ड इफेक्ट। और फोर्थ है अचीव इम्प्रूवमेंट। देखिए 6.1.2 इसमें बात करता है सब क्लास, ऑर्गेनाइजेशन शैल प्लान एक्शन टू एड्रेस दीज रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या रिस्क है क्या अपॉर्चुनिटी हम अभी डिटेल में बात करने वाले हैं। दूसरा है हाउ टू इंटीग्रेट एंड इम्प्लीमेंट द एक्शन इनटू इट्स क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसी में दूसरा है इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस एक्शन। देखिए एक नोट लिखा हुआ है, ऑप्शन टू एड्रेस रिस्क कैन बी इंक्लूडेड अवॉइडिंग रिस्क, टेकिंग रिस्क इन ऑर्डर टू पर्पस एंड अपॉर्चुनिटी, एलिमिनेटिंग द रिस्क सोर्स, चेंजिंग द लाइकलीहुड और consequences, शेयरिंग द रिस्क और रिटेनिंग रिस्क बाय इन्फॉर्म्ड डिसीजन। दूसरा है अपॉर्चुनिटीज कैन लीड टू एडॉप्शन ऑफ न्यू प्रैक्टिसेस, लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, opening new market, addressing new client, building partnership, using new technology and other desirable and viable possibility to address the organization's its customer needs। नेक्स्ट हम लोग इसको समराइज करने वाले, इसमें सब क्लास है 6.1.2.1 रिस्क एनालिसिस कैसे करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंक्लूडेड इन इट्स रिस्क एनालिसिस एंड एट ए मिनिमम लेसन लर्न फ्रॉम प्रोडक्ट रिकॉल, प्रोडक्ट ऑडिट्स, फील्ड रिटर्न्स एंड रिपेयर्स, कंप्लेंट्स, स्क्रैप, रिवर्क, प्रोडक्ट रिकॉल्स। इन सब से हम लोग क्या करेंगे, रिस्क एनालिसिस करेंगे। दूसरा क्या है साइबर अटैक्स, ये अभी एडिशनली ऐड हुआ है IATF में। साइबर अटैक, थ्रेट्स टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, टू रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एविडेंस ऑफ द रिजल्ट ऑफ रिस्क एनालिसिस। तो हम इसको क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन बनाते हैं, मतलब मेंटेन करते हैं, रिटेन करते हैं। तो रिस्क एनालिसिस का हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन बनाते हैं। रिस्क जिसको हम लोग रजिस्टर भी बोलते हैं, कहीं कहीं रिस्क असेसमेंट बोलते हैं, हम अभी डिटेल में उसको देखने वाले हैं। अभी आप समझ लीजिए स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। स्वॉट क्या होता है, स्वॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। देखिए स्ट्रेंथ वीकनेस किससे रिलेटेड होता है, इंटरनल फैक्टर है, इंटरनल कंटेक्स्ट या इंटरनल इशू। एक्सटर्नल फैक्टर से क्या होता है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। जो इंटरनल फैक्टर्स होता है हमने बात किया था, वैल्यू, कल्चर, नॉलेज एंड परफॉर्मेंस। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, कम्पिटिटिव मार्केट, और क्या है कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक। देखिए स्ट्रेंथ क्या होता है, हम बात करते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है, इंटरनल फैक्टर है, वो बेनिफिट करता है बिजनेस या प्रोजेक्ट को। वीकनेस क्या होता है, इंटरनल फैक्टर दैट कैन बी इम्प्रूव, जो कि हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है दैट कैन बी यूज टू ए बिजनेस और प्रोजेक्ट एडवांटेज के लिए। थ्रेट क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है दैट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट आर बिजनेस और प्रोजेक्ट। अभी एक स्वॉट एनालिसिस हमने कर रखा है, उसको हम डिटेल में समझना चाहते हैं क्या होता है। देखिए स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ है जैसा कि नो क्वालिटी कंप्लेंट, कोई क्वालिटी कंप्लेंट नहीं, क्वालिटी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। नो एनी रॉन्ग पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ये क्या हमारी स्ट्रेंथ है। नो क्वांटिटी वेरिएशन, नो फील्ड फेलियर, नो
product recall, all material specification are meet, timely completion of customer audit assessment, all pre-assessment NC closure on time, adequate CSR knowledge। और क्या है इसमें, टाइमली कंप्लीशन ऑफ रूट कॉज एनालिसिस। ये सब क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, स्ट्रेंथ है। और हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट, टाइमली कम्युनिकेशन, नो रिजेक्शन ड्यू टू मोल्डिंग अबनॉर्मलिटीज़, या जो भी आपकी प्रेस के अबनॉर्मलिटीज़ है, या स्टैंपिंग है, स्टैंपिंग की अबनॉर्मलिटीज़ है। एडिक्वेट इंस्पेक्टर स्किल, नो इंस्पेक्टर फटिक। और टाइमली सबमिशन ऑफ गेजेज रिसीविंग फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, गेजेज हैंडलिंग एंड मेंटेनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आर एडिक्वेट, टाइमली सबमिशन ऑफ ड्यू गेजेज फॉर कैलिब्रेशन। ये सारे हमारे क्या है, स्ट्रेंथ है, क्योंकि हम टाइमली काम कर रहे हैं। हमारी वीकनेस क्या है, इसमें अभी कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ टाइमली नहीं होती, हमारी क्या होती है, वीकनेस हो जाती है। टाइमली आपका सिमुलेशन करना टाइमली नहीं हो रहा है, वो क्या है, वीकनेस हो गया। टाइमली इम्प्लीमेंटिंग कापा करना नहीं हो रहा, वो हमारी क्या है, वीकनेस हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर में। देखिए और भी है इसमें, स्ट्रेंथ और वीकनेस दे रखा है। जैसे कि एडेरेंस ऑफ MSA प्लान वर्सेज एक्चुअल हो गया, स्ट्रेंथ है। नहीं हो रहा तो वीकनेस है। टाइमली क्लोजर ऑफ GRN हो रहा है तो क्या है, स्ट्रेंथ है। नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, वीकनेस है। ऐसे NC क्लोजर हो गया, IQ एडिट हो गया एज पर प्लान, जैसे सिस्टम प्रोसेस प्रोडक्ट एडिट हो गया एज पर प्लान। PPAP डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन हो गया, कस्टमर रिलेशनशिप हो गया, रिस्पांस टू कंप्लेंट हो गया, टाइमली एवोल्यूशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट हो गया, कोई लाइन स्टॉपेज नहीं है मटेरियल ब्लैंक्स के कारण, आइडेंटिफिकेशन और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, और कस्टमर का रिलेशनशिप है। PPAP डॉक्यूमेंट सबमिशन हो रहा है, टाइमली सबमिशन हो रहा है पार्ट रिवैलिडेशन रिपोर्ट के लिए। कस्टमर का मीट दी क्वालिटी जो रिक्वायरमेंट है, PPM कंप्लेंट्स, वो सब मीट हो रहा है, तो ये क्या हमारा है, स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है, अगर नहीं मीट करेगा तो वो वीकनेस है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर की, जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आता है। देखिए अगर एक्सटर्नल फैक्टर पॉजिटिव होगा तो अपॉर्चुनिटी है, नेगेटिव होगा तो थ्रेट है। जैसे नो क्वालिटी कंप्लेन, अगर कस्टमर के पास कोई क्वालिटी कंप्लेन नहीं है, वो क्या है हमारे लिए, अपॉर्चुनिटी। क्यूमस एडिट डन एज पर प्लान हो रहा है, तो हमारा क्या है, अपॉर्चुनिटी है। न्यू प्रोडक्ट्स इंस्पेक्शन सपोर्ट कंट्रीब्यूशन इन CFT, वो क्या है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग PPAP अप्रूवल, ये क्या है, अपॉर्चुनिटी। टेक्निकल सपोर्ट कहीं और हमारे जो सपोर्ट फंक्शन वहाँ से हो रहा है, ये हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट है। और ऑन टाइम PO रिलीज हो रहा है, हमारा क्या है, अपॉर्चुनिटी। अब इसमें क्या थ्रेट क्या हो सकता है, वीकनेस इन प्रोसेस कंट्रोल है सप्लायर इन पे जो इन प्रोसेस का कंट्रोल है, वो हमारे लिए क्या है, वीकनेस। ये क्या है, सप्लायर क्या है, एक्सटर्नल है, तो उसका वीकनेस क्या है, थ्रेट है। तो ये शॉर्ट एनालिसिस था। अब हम लोग बात करते हैं रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, जो बात थी उसकी बात करते हैं। देखिए रिस्क असेसमेंट कैसे करें, जो हमारा थ्रेट था उस पर हम लोग क्या करेंगे, रिस्क असेसमेंट करेंगे। पहला क्या है थ्रेट, वीकनेस इन प्रोसेस कंट्रोल एट सप्लायर एंड। तो ये हमारा क्या था, रिस्क असेसमेंट में वो नेगेटिव था, आपने थ्रेट देखा था। तो उसका हम लोग अब रिस्क असेसमेंट करेंगे कि ये लाइक्लीहुड क्या है, इसमें कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, रिस्क की रेटिंग क्या है, ये रिस्क की कैटेगरी क्या है, और इसमें एग्जिस्टिंग मेजर्स हम लोग क्या ले रहे हैं। तो देखिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिया है लाइक्लीहुड 2 लिया है, और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, 2 लिया है, जो हमारी रिस्क की रेटिंग आ रही है 4 आ रही है। तो हमने लाइक्लीहुड रेटिंग 2 लिया है, मीन्स 50 to 75% अचीवमेंट आर कंप्लायंस हो रहा है, इसलिए 2 लिया है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या लिया, 2 लिया है, इसका मतलब मॉडरेट है, फंक्शनल लॉस, बट इम्पैक्ट क्या है, मैनेजेबल है। एग्जिस्टिंग इसमें मेजर है, कंट्रोल क्या है, सप्लायर एडिट डन एज पर एनुअल प्लान हो रहा है, ठीक है। रिकमेंडेड एक्शन प्लान क्या है, क्रिटिकल सप्लायर एडिट फ्रिक्वेंसी रिड्यूसेस फ्रॉम, पहले हम क्या करते थे 12 मंथ में करते हैं, अभी उसकी फ्रिक्वेंसी हमने क्या किया 6 मंथ में कर दिया, मीन्स साल भर में 2 बार कर दिया। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, क्या टारगेट डेट है, ठीक है, क्या एक्शन लिया, एडिट डन ऑन द बेसिस ऑफ रिवाइज फ्रिक्वेंसी के हिसाब से एडिटिंग हम शुरू कर दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारा रिस्क असेसमेंट रजिस्टर है। ऐसे और भी कोई भी थ्रेट हमारा होता है, कोई वीकनेस होता है, तो उसका हम लोग रिस्क असेसमेंट करते हैं। अपॉर्चुनिटी रजिस्टर, अब देखिए जो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर था उसमें जो भी हमारे पॉजिटिव हैं वो हमारे अपॉर्चुनिटी रजिस्टर में आ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कस्टमर ऑडिट कोऑर्डिनेशन अच्छा था हमारे लिए, वो क्या है, अपॉर्चुनिटी रजिस्टर में आ जाएगा। जैसे न्यू पार्ट इंस्पेक्शन सपोर्ट कहीं से मिल रहा है, तो हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट है। मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेशन एज पर प्लान हो रहा है, वो भी है। क्यूमस ऑडिट डन एज पर प्लान हो रहा है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। कोई क्वांटिटी वेरिएशन नहीं हो रहा, कोई रॉन्ग लेबलिंग नहीं हो रहा, कोई क्वालिटी कंप्लेन नहीं, कस्टमर रिलेशनशिप अच्छा है,
ठीक है। मटेरियल और क्या है इसमें, कस्टमर एडिट का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से हो रहा है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, तो अपॉर्चुनिटी रजिस्टर में हम लोग मेंटेन करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में और भी है अपॉर्चुनिटी रजिस्टर में। मान लीजिए कुछ एक्सपेक्टेशंस है, जो एक्सपेक्टेशन और नीड भी इसमें सारे कवर कर रखे हैं। एक्सपेक्टेशंस है कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग पेपर अप्रूवल, अगर ये मेल के थ्रू हो रहा है, अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, एग्जिस्टिंग जो मेजर है एडिक्वेट नहीं है, तो उस पर हम लोग क्या लेते हैं, एक्शन लेंगे। एक्शन क्या लेंगे, NPD QA टीम मेड फॉर पीपैप अप्रूवल, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड QA की है, क्या टारगेट डेट है, क्या उसका स्टेटस है, वो करते हैं। अगर जो उसका एग्जिस्टिंग मेजर है वो एडिक्वेट है तो उसमें क्या है, यस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। तो अगर यस है तो कोई बात नहीं, अगर नो है तो हम लोग उसमें जो रिकमेंडेड एक्शन है वो एक्शन भी मेंशन करते हैं। तो ये इसका एक फॉर्मेट है अपॉर्चुनिटी रजिस्टर का। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं 6122, जो प्रिवेंटिव एक्शन की बात करता है। ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन एंड इम्प्लीमेंट एक्शंस टू एलिमिनेट द कॉजेज ऑफ पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर अकरेंस। कह रहा है कि जो भी प्रॉब्लम पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटीज़ हैं वो क्या हो, अकर ही ना हो, अकरेंस ही ना हो उनका, तो आपको ऐसा एक्शन लेना है। तो वो जो कॉजेज हैं उसको एलिमिनेट करना है हमें, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिवेंटिव एक्शन। अगर यही करेक्टिव एक्शन होता है तो प्रॉब्लम तो अकर होती है, उसके बाद जो एक्शन लेते हैं हम उसको दोबारा अकरेंस रोकने के लिए, वो हमारा क्या होता है, करेक्टिव एक्शन होता है। प्रिवेंटिव एक्शन शैल बी अप्रोप्रिएट टू द सीवियरिटी ऑफ द पोटेंशियल इशूज। द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टेब्लिश ए प्रोसेस टू लर्न लेसन द इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रिस्क इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। इन सब चीज़ों से हम लोग क्या है, लेसन लर्न ले सकते हैं। डिटरमाइनिंग द पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी एंड देयर काजेज, क्या क्या है, इवेल्युएटिंग द नीड फॉर द एक्शन टू प्रिवेंट अकरेंस ऑफ द नॉन कन्फर्मिटी, डिटरमाइनिंग इम्प्लीमेंटिंग एक्शन नीडेड, डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, आप जो भी एक्शन आप ले रहे हैं उसको डॉक्यूमेंटेड कर लीजिए जिससे कि आप इजीली उसको एसेस कर सको। रिव्यूइंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द पोटेंशियल एक्शन टेकन एंड रिव्यूइंग टेकन यूटिलाइजिंग लेसन लर्न टू प्रिवेंट रिकरेंस इन सिमिलर प्रोसेसेस, जो कि ISO 9001 में 716 में भी मेंशन है। 6123 की बात करते हैं, जो कि कंटीजेंसी। देखिए कंटीजेंसी क्या होता है, कंटीजेंसी मतलब इमरजेंसी। मान लीजिए कि आपके पास कोई प्रेस की मशीन है, कोई मोल्डिंग की मशीन है, 150 टन की है, 160 टन की मशीन है, 160 टन की, ठीक है। अब आपका 160 टन की मशीन कभी ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसका क्या कंटीजेंसी है, आप उसको कौन सी मशीन पे, क्या आपके पास सिमिलर और भी मशीनें हैं 160 टन, 180 टन या 200 टन की जिस पे हम लोग उसको रन कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, कंटीजेंसी हमें एक प्लान बनाना है कि अगर इन केस ये हमारी मशीन का कोई फेलियर होता है, इक्विपमेंट का कोई फेलियर होता है, तो हम उसके अल्टरनेट में क्या कर सकते हैं, उसका अल्टरनेट क्या है। तो उसका एक हम लोग प्लान बनाते हैं, उसकी हम लोग टेस्ट की फ्रिक्वेंसी बनाते हैं कि कब कब उसका हमें टेस्ट करना है, वंस इन ईयर करना है कि वंस इन 6 मंथ करना है, वंस इन मंथ करना है। उसके हिसाब से कंटीजेंसी का हम प्लान बनाते हैं और उसका टेस्ट करते हैं, मीन्स मॉक ड्रिल करते हैं कि अगर इन केस ऐसा फेलियर होता है तो हम क्या करेंगे, इसका क्या एक्शन है। मतलब इन केस मशीन में कोई फेलियर होता है, इक्विपमेंट में कुछ होता है, कोई यूटिलिटी इंटरप्शन होता है, लेबर का शॉर्टेज होता है, तो हम क्या करेंगे, उसका अल्टरनेट क्या है। तो वो हम डिटेल में इसमें इस क्लास में बात करते हैं। देखिए आइडेंटिफिकेशन एवल्यूएट इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्क टू मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटीजेंसी प्लान अकॉर्डिंग टू रिस्क एंड इम्पैक्ट। क्या क्या है, की इक्विपमेंट, कोई आपका की इक्विपमेंट और फेलियर हो जाए तो आप क्या करेंगे, उसके लिए क्या कंटीजेंसी, क्या बाहर से करेंगे, कि आपका अदर प्लांट में सपोर्ट आपको मिलता है, तो वो सारी चीज़ें हमें करनी है। उसका टेस्ट भी करना है, कभी इसको मॉक ड्रिल ऐसे करना है कि हमारा इक्विपमेंट फेलियर हो गया, हमने वहाँ पे सैंपल भेजे, उसका रिकॉर्ड भी हमें मेंटेन करना होता है। और कंटीजेंसी प्लान को हमें रिव्यू भी करना होता है, तो इसके लिए बेटर ये होता है कि हम इसको हमारा में एक पॉइंट डाल देते हैं, कंटीजेंसी प्लान रिव्यू, वहाँ पर हम लोग इसको डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए कोई इंटरप्शन फ्रॉम एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स प्रोसेसेस और सर्विसेज से हो जाए, मतलब जो सप्लायर है वहाँ से कोई जो है इंटरप्शंस हो जाए,
तो उसके लिए क्या कंटीजेंसी है आपका, कितना आप सेफ्टी स्टॉक रखते हैं, क्या कैसे मेंटेन करेंगे, और मान लीजिए कोई सप्लायर आपको सप्लाई देना बंद कर दे तो आपका क्या कंटीजेंसी है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है। रिकरिंग नेचुरल डिजास्टर कुछ हो जाए तो उसका क्या कंटीजेंसी है, फायर हो जाए तो उसके लिए क्या कंटीजेंसी है, यूटिलिटी इंटरप्शंस का लेबर शॉर्टेज हो जाए तो उसके लिए क्या कंटीजेंसी है, क्या आपके पास एक ही कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर मैन पावर सप्लायर है कि कोई और है आपका, कि आप अदर प्लांट से आपको सपोर्ट मिल जाएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ डिस्ट्रप्शन होता है तो उसके लिए क्या कंटीजेंसी, पैंडेमिक जो होता है जैसे मान लीजिए कोविड-19 अभी आया था उसके लिए क्या है आपका, साइबर अटैक ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, इसके लिए आपका क्या सिक्योरिटी आपने प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है, फायरवॉल वगैरह प्रोवाइड किया है कि नहीं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ये नोटिफिकेशन प्रोसेस टू कस्टमर एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज फॉर द, दूसरा क्या है, फॉर द एक्सटेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द सिचुएशन, इसको पीरियडिकली हमें करना क्या है, टेस्ट द कंटीजेंसी प्लान फॉर इफेक्टिवनेस या उसके सिमुलेशन के लिए। चौथा क्या है, इसमें कंडक्ट कंटीजेंसी प्लान रिव्यू एट ए मिनिमम एनुअली कम से कम करना ही चाहिए, यूजिंग ए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, MDT जो टीम होती है उसके द्वारा करना है। इसमें हम टॉप मैनेजमेंट को भी इंक्लूड करना चाहिए। 6.2 है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। देखिए क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव देम, इसी में एक सब क्लास है 6.2.2 व्हेन प्लानिंग हाउ टू अचीव इट्स क्वालिटी ऑब्जेक्टिव द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसको हम लोग KPI भी बोलते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जिसको हम लोग क्वान्टिफाइबल भी बोलते हैं। तो ये तीन कई नाम से जाना जाता है। व्हेन इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट विल बी डन, व्हाट रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, कैसे आपको प्लानिंग करनी है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव के लिए, व्हेन इट विल बी कंप्लीटेड, हाउ टू रिजल्ट विल बी इवेल्युएटेड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को, कौन करेगा, क्या करेगा, ठीक है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई गैप आता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी चीज़ें इसमें है। अब हम लोग बात करते हैं प्लानिंग ऑफ चेंजेस, 6.3 की बात करते हैं। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन द नीड फॉर द चेंजेस टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, द चेंजेस शैल बी कैरीड आउट इन ए प्लान्ड मैनर होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन शैल कंसीडर द पर्पसेस ऑफ द चेंजेस एंड देयर पोटेंशियल consequences, द इंटीग्रिटी ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, द अवेलेबिलिटी ऑफ द सोर्सेज। तो आपको इंटीग्रिटी ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, अवेलेबिलिटी ऑफ द सोर्सेज, द एलोकेशन और री एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। तो क्या क्या प्लानिंग ऑफ चेंजेस है वो हमें इसमें गिवन है, तो हमें डिटरमाइन करना है क्या क्या कंसीडर करना है। पहला तो है कि द पर्पज ऑफ द चेंजेस, क्या पर्पज है और क्या उनका पोटेंशियल कंसिक्वेंसेज है। दूसरा इंटीग्रिटी ऑफ द क्यूमस क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज क्या है, ठीक है, एलोकेशन या रीलोकेशन के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।